नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा द हिकेटियस परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं एक विनम्र अपील और करना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि फ़िलहाल कोविड-19 के दौर में ये महामारी किस प्रकार से बढ़ रही है। जो हमारा अलवर ज़िला है, ये एक निम्न स्तर से होते हुए धीरे धीरे एक पहले नंबर की पोजीशन पे आ चुका है। तो इस महामारी से बचने के लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप घरों में रहें। अगर कोई आवश्यक कार्य है तो ही आप घर से बाहर निकलें, जिसमें मास्क और सैनिटाइजर का पूर्ण रूप से उपयोग करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, सभी के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक और अपने सब्जेक्ट साइंस की। हालांकि आप सब पहले से विदित हैं इस बात से कि साइंस हर एग्ज़ाम में, हर कोई भी आपका चाहे एसएससी, रेलवे, आपके डिफेंस वगैरह के एग्ज़ाम, पटवार, राजस्थान पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात कर लें तो साइंस कितना इम्पोर्टेंस प्ले, जो भी आपका रोल प्ले कर रहा है। तो अब देखिए, जैसे आने वाले टाइम में भी आपने देखा होगा कि साइंस की जो इम्पोर्टेंस है हर जगह बढ़ती जा रही है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुद साइंस पढ़ाता हूँ, नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर साल जो भी आपके एग्ज़ाम है उनमें साइंस का जो परसेंटेज और रेशो है वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस चीज़ को हम जर्नल साइंस कहते हैं, दैनिक जीवन में काम आने वाली साइंस। इट मीन्स इससे जो क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं वो भी आपके रोज़मर्रा के जो अपन काम करते हैं उन्हीं से होते हैं, बट उस चीज़ को समझना, दैट्स द इम्पोर्टेंट। देखिए, जैसे अपन कोई भी एग्ज़ाम की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम अपने राजस्थान पुलिस की या फिर पटवार की बात कर लें, तो इनमें सिलेक्शन बेस एक होता है आपका। मैं ये नहीं कहता कि सारे सब्जेक्ट ही, भाई सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट पता है आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं कि 1 साल या 6 महीने तैयारी करते हैं, पहली बार में सिलेक्शन ले लेते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो 4-4, 5-5 साल तक तैयारी करते हैं, तब भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसके पीछे एक रीज़न होता है। कभी आपने सोचने की कोशिश की ऐसा क्यों? देखो, स्टडी बहुत टाइप की होती है। एक आप करते हो स्मार्ट स्टडी, उसमें आपको पता होता है कि भाई आपकी स्ट्रेटजी पता होती है कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, क्या कंटेंट पढ़ना है और किस तरीके से उसको कवर करना है, ताकि मैं एग्जाम के लिए पहले से बहुत प्रिपेयर रहूँ। एक आपने देखा, हाँ भाई पटवार का एग्जाम आ गया, मार्केट से पटवार की आपने बुक परचेज की, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। भाई मैंने ले आया साइंस की ल्यूसेंट बुक ले आया, उसको पूरे को पढ़ना शुरू कर दिया। बट आप पहले ये तो देखो कि उसमें क्या कंटेंट आपके काम का है, क्या कंटेंट आपके काम का नहीं है। आप पहले उसके सारे टॉपिक तैयार करो, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक का आप एनालिसिस करो। देखो, जैसे आने वाले अगर कोई भी एग्जाम की बात कर लूँ, मैं फिलहाल जैसे आपके रेलवे की बात करता हूँ, एसएससी की बात करता हूँ, तो इनमें जीके में आपका पोर्शन होता है जर्नल साइंस। आप सभी जानते हो कि ये एक बहुत, जर्नल साइंस के क्वेश्चन आप जानते हो 40 से 50% तक आते हैं। और बाकी जो आपकी जीके होती है, जीके का तो कोई अथा है, पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। बट साइंस में ये रहता है कि जितने भी आपके क्वेश्चन आए वो सारे, अगर आपके सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है तो सारे क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने एग्जाम के प्रति अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनानी है। देखो, हर बंदा किसी ना किसी सब्जेक्ट में एक अच्छी कमांड बनाता है। हर बंदे की किसी ना किसी का सब्जेक्ट, देखो ऑलराउंडर बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो स्टूडेंट ऑलराउंडर होते हैं, बट आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट में आपकी कमांड होना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अब जैसे अपन साइंस की बात करते हैं, ठीक है, विज्ञान की अगर हम बात कर लें तो साइंस के भी 3 पार्ट होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि साइंस में देखिए आपके जैसे 3 पार्ट चलते हैं। पहले अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो फिजिक्स, जिसे आप हिंदी में कहते हो भौतिक विज्ञान। दूसरा अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो दूसरा हम पार्ट होता है अपना केमिस्ट्री, जिसे आप कहते हो रसायन विज्ञान। और अगर हम तीसरे अगर पार्ट की बात कर लें तो वो होता है हमारा बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। ये आपके साइंस के मेनली 3 पार्ट चलते हैं। हालांकि बायोलॉजी को भी 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है, जूलॉजी और बॉटनी में, बट वो बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको साइंस में इन तीनों सब्जेक्ट को कवर करके चलना है, ठीक है।
अब अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट बहुत डिटेल में आपको यही कवर करने में लगभग ना करते 3 से 4 महीने लग जाएंगे जब आप पूर्ण स्टडी करोगे। लेकिन एग्जाम में कंप्लीटली इन डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अभी कभी भी आप एग्जाम देते हो तो उसमें साइंस में ये लिखा रहता है दैनिक विज्ञान, इट मीन्स आपके दैनिक जीवन में जो चीजें होती है उन्हीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब आपको पढ़ना होगा और समझना होगा कि ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़े जा रहे हैं, साथ में काम की चीजें पढ़े जा रहे हैं, उसके बाद कंफ्यूजन हो जाता है और उनको समझ में नहीं आता कि मुझे भाई ये काम की चीज है और ये काम की चीज नहीं है। तो इसीलिए आपको कोचिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है उसको पता होता है कि इस चीज से ये क्वेश्चन आ सकता है और यहां से मुझे बच्चे को कंटेंट अवेलेबल कराना है। तो देखो एक बार जैसे अपन इन तीनों टॉपिक की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो हालांकि है तो तीनों इंपॉर्टेंट, लेकिन भाई इस टॉपिक की बात कर ले बायोलॉजी में, तो इसमें आप कुछ कि भाई समझनी तो आपको सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन भाई ये है कि थोड़ा बहुत रट के भी काम चला सकते हो। बट इन 2 सब्जेक्ट में आपको रटने से काम नहीं चलेगा और साइंस कभी भी आप रट के पास नहीं कर सकते। ये रियलिटी है। साइंस में आप रट लोगे तो उस चीज को, भाई ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव की क्षमता है कि भाई एक चीज को अगर रट लेता है तो 5 से 7 दिन के बाद या 2-4 दिन बाद भूल जाता है। ये लोग मत सोचना, कई लोग सोचते हैं कि सर मैंने तैयारी की, पढ़ाई की, बट मैं उसको भूल गया। तो ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है। बट आपने उसकी प्रैक्टिस, लेकिन इसी में डिफरेंस कहाँ आ गया? डिफरेंस इस चीज का आ गया कि अगर आप उस चीज को समझते, ना कि रटते, अगर समझते तो वो चीज आपको जहां 10 दिन याद रही वहां वो आपको कम से कम 20 से 25 दिन याद रहती, और एक बार उस चीज को दोबारा रिवाइज कर लेते तो आपके माइंड में हमेशा फिक्स हो जाती। तो साइंस भैया आपको समझने की चीज है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, ना कि रटना पड़ेगा। तो इन 2 चीजों में आप रट के कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और ये जो चीज है फिजिक्स, इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा आपके फैक्ट होते हैं, उन्हीं पर आते हैं, और फैक्ट कभी रटे नहीं जाते। अगर आप इस गलत फहमी में हो कि मैं वही फिजिक्स को रट के चला जाऊंगा, काम चल जाएगा, तो मैं आपको पहले बता देना चाह रहा हूं कि फिर आप एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि फिजिक्स में फैक्ट होते हैं और रटने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि फैक्ट जब पूछे जाएंगे तो उसको उल्टा सीधा करके भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो अगर आप रट के गए तो वो क्वेश्चन आपको आते हुए भी गलत करके आओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको समझना पड़ेगा उस चीज को। तो देखो भाई, इन चीजों में आपको और कुछ ज्यादा डिटेल में भी नहीं होते, लिमिटेड चीजें होती है, बस डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस तरीके से तैयार कर रहे हो। तो जैसे हम इन तीनों टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे, इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो पोर्शन होता है फिजिक्स का, अब जैसे मान लो मैं किसी भी एग्जाम की बात करता हूँ, कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, तो उसमें इन तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं। बट जो फिजिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं इनका रेशो आज के टाइम में धीरे धीरे बढ़ने लग गया फिजिक्स का। जैसे अगर मान लो किसी भी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ गए तो आप बिलीव करना उसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चन फिजिक्स के मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे। और ये वो क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स में कुछ लिमिटेड टॉपिक होते हैं, जैसे आपकी बात करते हैं लाइट की, प्रकाश की, हीट की, ऊष्मा की, इन टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और मैं ये टॉपिक तैयार कर लूँ ताकि फिजिक्स का मैं इतना पोर्शन तो मैं कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जैसे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में आपको देखना पड़ेगा कि फिजिक्स में क्या क्या तो टॉपिक होते हैं और क्या क्या टॉपिक में मैं अपनी कमांड बना सकता हूं। जो मैंने आपको बताया था कि आपको एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति बनानी पड़ेगी, तो पहले आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। कि जैसे हम फिजिक्स में आज हम बात करें तो वैसे तो आपके बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे प्रकाश की बात करते हैं हम, विद्युत की बात करते हैं, चुंबक की बात करते हैं, हीट की बात करते हैं, ऊष्मा की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं। बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बट कुछ एक टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लाइट की बात करते हैं, प्रकाश की, बहुत अच्छा टॉपिक है, हालांकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बट इस पे अगर आपने कमांड बना ली तो यकीन मानना आप फिजिक्स का 20% पार्ट कवर कर लेते हैं एक इस टॉपिक पर। ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। इस पर जर्नल लाइफ के, अपने जो दैनिक विज्ञान है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूँ, हालांकि आप लोगों ने प्रैक्टिस साइट में खूब देखा होगा कि जैसे हम कहते हैं कि प्रेशर कुकर में यदि खाना बनाया जाए तो खाना जल्दी बन जाता है। अपनी रेगुलर चीज है, दैनिक जीवन की चीज है, खाना भी बनाते होंगे, बट कभी किसी ने सोचा कि ऐसा क्यों? ऑप्शन दिए जाते हैं, क्वथनांक घट जाता है, गलनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक घट जाता है। अब पहली बात तो ये बच्चों को पता ही नहीं रहता गलनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज। तो पहले आपको समझना पड़ेगा,
और इस चीज़ को रटना नहीं पड़ेगा, इस चीज़ को समझ में आने के बाद ये आप खुद आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे इसी से रिलेटेड जिस एग्जाम अभी रिसेंटली जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुए उनका मैंने एनालिसिस करके एक कंक्लूजन पे आया। मैंने देखा कि फिजिक्स में आपके कुछ एक टॉपिक है जिनसे हमेशा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उसी आज मैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे फिजिक्स का एक टॉपिक अपना ऊष्मा ले लेते हैं, कि जैसे हम बात करते हैं ऊष्मा की, हीट की, ऊष्मा ऊर्जा या हीट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, एनीबडी आप में से कोई बता सकते हैं कि ऊष्मा क्या होती है? हाँ, देखिए ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा को हम कह सकते हैं कि ये ऊर्जा का एक प्रकार है। अब आप कहोगे ऊर्जा क्या है, व्हाट इज द एनर्जी, ऊर्जा क्या है? भाई एक बात बताओ, हम अगर मान लो जैसे सर्दी लग रही है, बाहर जाके धूप में बैठ गए, ठीक है, सूर्य से हम धूप में जाके बैठ गए, हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि सूर्य से हमें क्या मिल रही है? ऊष्मा ऊर्जा, जिससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भरी धूप में जाके बैठ गए, वहाँ पे आपको विटामिन डी की प्राप्ति नहीं होगी। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि मॉर्निंग वाली धूप से। ठीक है, तो सूर्य से भी हमें ऊर्जा मिल रही है। हम कुछ भी काम करते हैं, अगर हम जैसे खाना खा रहे हैं तो उससे हमारे शरीर को क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है, जिससे हम अपने दैनिक कार्य करते हैं, चलते फिरते घूमते, जो भी आप काम कर रहे हो। तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का एक प्रकार है, और ऊष्मा का मतलब हीट, मतलब जिस चीज से हमें गर्माहट फील होती है वो ऊष्मा ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सर्दियों के दिनों में बाहर बैठे हैं, अगर मान लो आग सेक रहे हैं या धूप सेक रहे हैं, तो अगर आपने हाथ ऊपर रखे हुए हैं, आग नीचे चल रही है, हाथ ऊपर रख रखे हैं आपने, फिर भी आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, पूरी आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। हुआ क्या? वो आपको ऊष्मा ऊर्जा मिली। ठीक है, तो ऊष्मा क्या है? ये ऊर्जा का ही एक प्रकार है। ठीक है, और अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के बारे में एक फैक्ट हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। इट मीन्स एनर्जी कांट बी प्रोड्यूस अदरवाइज डिस्ट्रॉय। या मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा को ना आप उत्पन्न कर सकते हो ना नष्ट कर सकते हो, एक से दूसरे रूप में आप परिवर्तित कर सकते हो। कहने का मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम घरों में विद्युत मोटर होती है, ठीक है, हीटर वगैरह आप मान लो, हीटर से आप क्या करते हो? स्विच दबाया आपने, भाई हीटर ऊष्मा देना शुरू कर देता है, मतलब हीट करना शुरू कर देता है। हुआ क्या? हमने हीटर में विद्युत ऊर्जा दी और उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हुई? ऊष्मा ऊर्जा। विद्युत मोटर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने क्या किया कि उसमें हमने विद्युत ऊर्जा दी और उसने क्या किया? पानी वगैरह भर दिए, तो ये एक यांत्रिक ऊर्जा हो गई, यांत्रिक कार्य करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन भाप के इंजन की बात करते हैं, जेम्स वाट ने जिसका आविष्कार किया था, तो भाप का इंजन किससे चलता है? उसमें कोयले वगैरह डाले जाते हैं, उससे भाप बनती है, उससे चलता है। कहने का मतलब क्या है? ऊष्मा ऊर्जा दी, उसके बाद उसने यांत्रिक कार्य किया। कहने का मतलब क्या है कि ऊष्मा है जो, वो ऊर्जा का ही एक रूप है, जिससे हमें ऊष्मा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ये एक ऊर्जा का ही एक रूप है। अब बात आती है कि ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है। ऊष्मा का प्रवाह का मतलब ये है कि इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे एज ए गेस्ट आप किसी के घर जाते हो, ठीक है, अब गेस्ट में जब घर में आया तो उसके सामने या तो चाय पे रख दी जाती है या फिर कोल्ड ड्रिंक रख दी जाती है। तो एक फैक्ट कभी आपने देखा है कि भाई जैसे अगर मान लो कोई आया है तो उसके सामने चाय रख दी, तो उससे ये कहा जाता है कि अगर थोड़ी देर, आधा एक घंटा वो चाय रखी गई तो उसके बाद हम कहेंगे कि भाई चाय ठंडी हो गई। या कोल्ड ड्रिंक रख दी जाती है तो हम कहेंगे कि यार जल्दी पी लो वरना कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी। अब कहने का मतलब क्या है? भाई बैठे तो रूम में, एक चीज़ तो ऐसे कहने की ठंडी हो जाएगी, एक चीज़ हम कहने की गर्म हो जाएगी। ये क्या सिचुएशन है? तो अगर हम बात करते हैं तो अगर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह कब होता है? जब दो वस्तुओं में ताप का क्या हो? अंतर हो। जब दो वस्तुओं में ताप का अंतर होता है तब ऊष्मा का प्रवाह होता है। उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे हम मान लो एक रूम में बैठे हुए हैं, उस रूम का टेम्परेचर अगर हम बात करते हैं कि 35 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस, जो भी अपन मानना चाहे मान सकते हैं। अब भाई उस रूम में हमने चाय ला के रख दी, अब जाहिर सी बात है चाय गर्म है। उदाहरण के तौर पे हम सोच सकते हैं कि भाई चाय का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस अपन ने मान लिया। तो अब क्या होगा? धीरे धीरे रखे, काफ़ी देर तक अगर चाय रखी हुई है तो धीरे धीरे हम कहेंगे कि वो चाय कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि अब ऊष्मा का प्रवाह कहाँ हुआ है कि भाई जो चाय है उसका तापमान धीरे धीरे क्या होगा? कम होने लगेगा। और कब तक कम होगा?
वो तब तक कम हो जाएगा जब तक कि चाय का तापमान उस कमरे के तापमान के बराबर ना हो जाए। इट मीन्स चाय का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। उदाहरण के तौर पे इसी का ये तो अगर हम बात करते हैं तो ये चाय की बात कर ली। अगर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बात करता हूँ मैं, ठीक है, अगर कोल्ड ड्रिंक रखी है, जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, अब रूम में ला के रख दी, ठीक है, अब ये ठंडी चीज़ है, अब क्या होगा, और जहाँ रूम में हम बैठे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का पर्यावरण अगर हम बात करते हैं तो उसका तापमान इसकी तुलना में क्या है, ज़्यादा। तो कोल्ड ड्रिंक धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गर्म होना शुरू हो जाएगी, और इसका तापमान बढ़ेगा या घटेगा, कॉमन सी बात है, बढ़ेगा। कितना, कब तक बढ़ेगा, जब तक कि इस कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कितना ना हो, 35 डिग्री सेल्सियस ना हो। तो इस उदाहरण से एक निष्कर्ष निकलता है, क्या, कि अगर दो वस्तुओं में ताप में अंतर है, ठीक है, तो ऊष्मा का तो प्रवाह होगा, कब तक होता है, तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं के ताप समान ना हो जाए। एक बात और है, चाय अगर हम बात करते हैं, चाय का तापमान गिरेगा तो अधिकतम चाय का तापमान कितना गिर सकता है, तो चाय का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक ही गिर सकता है। उस टाइम पर दोनों चीजें साम्य अवस्था में आ जाएंगी। कहने का मतलब ये, अगर किन्हीं भी दो वस्तुओं में ताप का अंतर है तो उनके तापमान में ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं के ताप समान ना हो जाए। अब बात आती है कहने की कि ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ तो होता है, तो ये बात समझने की है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से हमेशा निम्न ताप की ओर होता है, हाई टेम्परेचर से लोएस्ट टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है। कहने का मतलब ये है। अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अब आप जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक रखिए, कमरे में रखिए, तो अब ऊष्मा का प्रवाह कहाँ होगा, अब ऊष्मा का प्रवाह कमरे के एनवायरनमेंट से, अब जाहिर सी बात है रूम में ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कण भी है छोटे छोटे मौजूद, तो पर्यावरण से कोल्ड ड्रिंक की तरफ होगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम है। तो इससे दो अपने फैक्ट बन जाते हैं कि हर वस्तुओं में, अगर किन्हीं भी दो वस्तुओं में ताप का अंतर है तो उनमें ऊष्मा का संचरण होगा। ऊष्मा का संचरण कहाँ होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। अब देखो, इसको अपन एक उदाहरण से याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो रटी नहीं जाएगी, सिंपल सी बात है, इसमें फैक्ट होते हैं और फैक्ट आपको समझने ही पड़ेंगे। और इसका सिंपल सा एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स को आप किसी ना किसी उदाहरण के साथ याद रखो। अब समझो एक बार, जैसे मान लो मैं कहता हूँ, कभी आपने देखा होगा कि एक बर्फ़ का टुकड़ा लो, ठीक है, और बर्फ़ के टुकड़े को आप हाथ में रखो, ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट जितनी भी देर आप रखो, आप क्या महसूस करोगे, थोड़ी देर बाद आपको ये महसूस होगा कि जो बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ है, वो मेल्ट हो जाएगी, मतलब पिघलने लग जाएगी, और थोड़ी देर बाद आपको आपके हाथ में ठंडक सी महसूस होगी, झंझनाहट सी फील होगी। क्यों हुआ, क्या हुआ भाई ऐसा? तो इस चीज़ को समझते हैं, एक बार ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ये बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है, और ये हमारा हाथ है। अब आपको पता है हर चीज़ पृथ्वी में, हर चीज़ सजीव या निर्जीव अणु और परमाणु से मिलकर बनी है। आप जानते हो अणुओं से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, और अणु का निर्माण किससे होता है, परमाणु से, ठीक है। तो अगर हम बात कहते हैं ये बर्फ़ के अणु है, जैसे मान लो इनको कहते हैं ये बर्फ़ के अणु है और ये हमारे हाथ के अणु मान लो। ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब जैसे ही बर्फ़ हमने हाथ के ऊपर रखी, क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है दोनों वस्तुओं के ताप में अंतर है या नहीं है भाई, जाहिर सी बात है, बर्फ़ ठंडी है और हमारा हाथ गर्म है, तो ताप में अंतर है, और जब दो वस्तुओं के ताप में अंतर आ जाएगा तो उनमें ऊष्मा का प्रवाह होगा। कहाँ से कहाँ होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो इस चीज को समझेंगे। हाथ का भाई इस टाइम टेम्परेचर गर्म है बर्फ की तुलना में, ठीक है, तो इस टाइम क्या होगा, ये जो इसके अणु हैं, ये अपनी जो ऊर्जा है ये क्या कर देंगे, बर्फ के अणुओं को दे देंगे। इस टाइम इनमें ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, तो इन्होंने अपनी ऊर्जा किसके दे दी, बर्फ के अणुओं को। अब ये जो अणु है, पहले इनका ऑसिलेशन, मतलब इनका जो मूवमेंट है वो पहले धीरे हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जमी पड़ी है बर्फ। तो अब क्या करेगा, जैसे ये ऊर्जा अपनी इसको देगा तो इस अणु का मूवमेंट तेज हो जाएगा। ये अणु अपनी ऊर्जा इसको दे देगा, ये अणु अपनी ऊर्जा इसको दे देगा। ऐसे कहने का मतलब ये है कि सारे अणु अपनी ऊर्जा एक एक इन अणुओं को दे देंगे। इससे क्या होगा कि इन अणुओं की जो गति है वो तो कैसी पड़ जाएगी, धीमी, स्लो हो जाएगा। इनका जो ऑसिलेशन है, मतलब इनका जो घूर्णन है वो कैसा हो जाएगा, धीमा। और जब इनको ऊर्जा मिल गई, गतिज ऊर्जा, तो इनका जो घूर्णन है, इनकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, तेज। अब इस कारण क्या होगा, इसी कारण जब इनको ऊर्जा मिल जाएगी तो बर्फ धीरे धीरे क्या हो जाएगी,
पिघलने लग जाएगी। और जब इन अणुओं की गति धीमी हो जाएगी तो हमारे हाथ को ठंडक महसूस होगी। अब इसमें जो ऊर्जा हुई है, जो ट्रांसफर हुई है, वो कौन सी ऊर्जा थी? वो ऊष्मा ऊर्जा थी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऊष्मा क्या है? वो ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है हमेशा। ठीक है, ये दो बात आपको फैक्ट रखनी है। होता क्या है, अब देखो आप कहोगे ऊष्मा ऊर्जा कहां से उत्पन्न हुई? ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई। आपको समझने की बात यह है कि इनके पास जो गतिज ऊर्जा थी वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर हो गई। ऊर्जा ना तो उत्पन्न हुई है ना नष्ट हुई है, केवल ट्रांसफर हुई है। कौन सी ऊर्जा के रूप में? ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। फॉर एक और उदाहरण की तरफ से समझ सकते हैं, जैसे कि हम सर्दियों के दिनों में किसी लोहे की वस्तु को हाथ लगाएं, एक लकड़ी की वस्तु को हाथ लगाएं, तो कौन सी वस्तु हमें ज़्यादा ठंडी महसूस दिखाई देती है? हम देखेंगे कि भाई लोहे की वस्तु ज़्यादा ठंडी दिखाई देती है। क्यों? कारण है, उसके पीछे कारण ये होता है कि उसमें भाई अगर लोहे की वस्तु है, ठीक है, वो एक सुचालक वस्तु है, मतलब कि वो सुचालक वस्तु, जबकि अगर लकड़ी की बात करें वो एक कुचालक वस्तु को, उसमें ऊष्मा का प्रवाह अच्छे से होगा। तो वही बात अगर लोहे को टच करेंगे तो हमारे अणुओं की यहाँ पे गति बहुत तीव्र गति से होगी, इसलिए लोहे की वस्तु हमें ठंडी दिखाई देगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऊष्मा क्या है? ये ऊर्जा का ही एक रूप है। ये तो इसके बारे में एक बेसिक जानकारी थी। अगर अब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा से आप देखो, अगर हम ऊष्मा की बात करेंगे तो ऊष्मा क्या हो जाएगी? हीट क्या हो जाएगी? अगर किन्हीं भी दो वस्तुओं के ताप में अंतर है, किन्हीं भी दो वस्तुओं के ताप में अंतर है, तो उनमें ऊष्मा का प्रभाव होगा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। अब बात आती है कि भाई ऊर्जा है, ऊष्मा भी क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, तो जो ऊर्जा का मात्रक है वही ऊष्मा का मात्रक होगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो आपको याद रखना है जो ऊर्जा का मात्रक है वही ऊष्मा का मात्रक होगा, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? हम आमतौर पे पढ़ते हैं कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? वही जूल होता है, बिल्कुल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल है। अब कभी कभार आपने देखा होगा एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऊष्मा ऊर्जा का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? अब आपको ऑप्शन उसमें 4 मिल जाएंगे, जूल, कैलोरी, ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल, या कोई भी एक और मात्रक दे दिया जाए यहाँ पे, अर्ग वगैरह, जो भी आप समझना चाहो। ठीक है, अब आप कहोगे सीधा, आप बच्चे की टेंडेंसी क्या होती है? वो ये देखता है कि यार मैंने ऊर्जा का मात्रक क्या पढ़ा था? जूल पढ़ा था। ठीक है, अब वो चारों ऑप्शन को देखना ही पसंद नहीं करता और सीधा टिक लगाता है जूल पे। लेकिन ये आंसर गलत है। कैसे? अब आप कहोगे अभी अभी तो आपने जूल बताया। इस फैक्ट को समझो आप। भाई ऊर्जा का मात्रक, ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है, फैक्ट बात है, लेकिन मात्रकों की भी बहुत अलग अलग पद्धति होती है। ठीक है, तो ये ऊष्मा ऊर्जा का कौन सा मात्रक है? SI मात्रक। बहुत सारी पद्धतियां होती है, SI पद्धति होती है, CGS पद्धति होती है, MKS पद्धति होती है। इनके बारे में जो हम पढ़ाएंगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि SI मात्रक कौन सा होता है? जूल। ठीक है, अब एक और मात्रक होता है। कभी कभार आपने देखा होगा जब लोग बात करते हैं, जो लोग जिमिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उनको ऐसा कहते हैं कि आपको इतना कैलोरी खाना चाहिए, इतनी कैलोरी लेनी चाहिए, इतना कैलोरी खर्च करना चाहिए। तो ये भी एक ऊर्जा का ही मात्रक है। तो ये कैलोरी कौन सा मात्रक होता है? तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऊर्जा का एक और मात्रक होता है जिसे हम बोलते हैं कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी भी होता है। तो ऊर्जा का एक और मात्रक कौन सा होता है? कैलोरी। ये कौन सा मात्रक है? तो ये ऊष्मा का CGS पद्धति का मात्रक है। इंपॉर्टेंट, जूल की अगर हम बात करें तो ये SI पद्धति में है मात्रक, और कैलोरी की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी पद्धति का मात्रक है? CGS पद्धति का मात्रक। हालांकि एक इसका मात्रक और होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, बट दैट्स नॉट मैटर, वो आपके काम की चीज नहीं है। ठीक है, ये तो जो चीजें आपको समझनी है। एक बात और आपको जो समझनी है वो क्या, कि अगर हम ये तो इन दो मात्रकों की बात कर चुके हैं, ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर एक जूल की बात कर लें, कैलोरी की बात कर लें, तो कौन सी जूल कितने कैलोरी के बराबर होगी? ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होगी, तो एक जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होती। ठीक है, तो
1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होगी? 0.24 कैलोरी के बराबर। और अगर हम 1 कैलोरी की बात करते हैं तो ये किसके बराबर होगी? तो इसका लगभग अप्रोक्सीमेट 4.186, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4.2 जूल के बराबर होती। ठीक है, ये तो इनके मान हैं और ये केवल इसके पद्धति में मात्रक है। ठीक है, अब इसके बाद एक बात और करते हैं कि ऊष्मा है वो ताप से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ताप की अगर हम बात करते हैं तो ताप क्या होता है? टेम्परेचर। भाई अगर हम इस टाइम फिलहाल जैसे हम बात करते हैं गर्मी है तो गर्मी में हम ताप नाप लेते हैं कि भाई 40 डिग्री 45 डिग्री कितना चल रहा है। तो ताप होता क्या है? आपने किसी वस्तु को देखा, टच किया कि ये चीज़ तो भाई गर्म है, ठीक है, चाय के हाथ लगाया ये तो गर्म है, कोल्ड ड्रिंक के हाथ लगाया ये ठंडी है। कैसे पता लगा? उनके ताप के द्वारा। तो किन्हीं भी दो वस्तुओं में जब ऊष्मा का प्रवाह होता है तो उनके मध्य क्या उपस्थित होता है? ताप। या आप ऐसे समझ लो, ताप एक ऐसी भौतिक राशि है, ताप एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। ठीक है, ये ताप के बारे में बात थी। तो अगर हम ताप की बात करते हैं, टेम्परेचर की, तो ताप को नापने के बहुत कम से कम आपके अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे पैमाने होते हैं, लेकिन मोस्टली इसके 4 पैमाने होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के, नापने के। कौन कौन से होते हैं देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर नापना चाहते हैं, ये टॉपिक ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। ताप नापने का पहला पैमाना होता है सेल्सियस। ऐसे कहते हैं ना कि टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो पहला पैमाना सेल्सियस। दूसरा हम पैमाना जो जानते हैं वो होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जैसे किसी व्यक्ति के, फिलहाल जैसे कोविड-19 का दौर चल रहा है तो अक्सर लोगों को बुखार आ जाता है, तो अगर हम बुखार नापने जाते हैं थर्मामीटर से ना बुखार नापते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक थर्मामीटर आ गए, पहले वैसे आते थे तो मुंह में लगा दिया जाता था, उसके द्वारा टेम्परेचर नापते थे। तो फौरन जो हम बुखार नापते थे कि ऐसे कहते हैं कि इसका टेम्परेचर भी 98 डिग्री सेल्सियस है, 97 डिग्री सेल्सियस है, तो वो किस में आता था? वो सेल्सियस में आता था? नहीं, वो किस में आता है? फ़ारेनहाइट में। तीसरे अगर हम पैमाने की बात करते हैं कि भाई एक तो सेल्सियस हो गया, एक फ़ारेनहाइट हो गया, एक पैमाना होता है हमारा केल्विन। जैसे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात करते हैं तो कितना केल्विन होता है? 310 केल्विन। और चौथे पैमाने की बात करते हैं तो वो होता है आपका रोमर। हालांकि होते तो 5 है लेकिन इंपॉर्टेंट आपके 4 ही हैं। ठीक है, तो ताप नापने के कितने पैमाने हो गए? आपके टेम्परेचर को मेजर करने के कितने पैमाने हो गए? 4, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर। अब देखो इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है वो आपको समझना है। ऐसा नहीं कि हर चीज को आपने पढ़ लिया रट लिया, ऐसे नहीं, क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। क्वेश्चन क्या बन जाता है? अब जैसे मान लो आपको इसका एक क्वेश्चन दिखाता हूं कि ताप नापने का पैमाना नहीं है। आपको ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, और चौथा आपको ऑप्शन दे दिया जैसे मान लो कुछ भी बोलोमीटर, ये दे दिया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता। तो ऑप्शन डी, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि ताप नापने के आपके 4 पैमाने होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, और चौथा आपका होता है रोमर। अब देखिए इनसे क्वेश्चन क्या बनते हैं और कैसे बनते हैं वो आपको समझना है कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। कि कभी कभार क्या दे दिया जाता है कि ताप नापने के जो पैमाने होते हैं आपको दे दिया जाता है कि 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलो, 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। अक्सर रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा रेलवे में आजकल न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। अब एक पैमाने को दूसरे पैमाने में बदलना है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं, एक ह्यूमन की बात करते हैं, ठीक है, मानव प्रजाति की अगर बात करते हैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति का टेम्परेचर कितना होता है, शरीर का तापमान कितना होता है, कितना होता है भाई? तो देखो एक स्वस्थ व्यक्ति के तापमान की अगर हम बात करते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये किस में? सेल्सियस में। अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर भाई हम इसको केल्विन में बात करें तो कितना केल्विन होगा? 310 केल्विन। ठीक है, और इसी की अगर हम बात फ़ारेनहाइट में कर लें तो फ़ारेनहाइट में इसका पैमाना माना जाता है लगभग 98 या 98.5 फ़ारेनहाइट। ठीक है,
दोनों लगभग सही माने जाते हैं। तो है ये तीनों मनुष्य के शरीर के तापमान, लेकिन अलग अलग आपके पदार्थ इनके पैमानों पर है। तो सबसे पहली बात कि हमें एक पैमाने को दूसरे पैमाने में बदलना आना चाहिए। अधिकतर कौन से किस पैमाने को बदला जाता है? ज्यादातर एग्जाम में सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कराया जाता है। केल्विन और रोमर में बहुत कम कराए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कराया जाता है। अब वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज आपको समझनी है। देखो, अगर मान लो मैं कहता हूं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, आपके सामने एक उदाहरण देते हैं कि भाई 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, को फ़ारेनहाइट में बदलें। अब कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। हालांकि एक फॉर्मूला कंप्लीट होता है जिसके द्वारा आप चारों पैमानों को एक दूसरे में बदल सकते हो, लेकिन अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला C/5 इज इक्वल टू F-32/9। इस फॉर्मूले के द्वारा आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। C का मतलब सेल्सियस और F का मतलब फ़ारेनहाइट। अब आप देखो इसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है। सेल्सियस की जगह कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे हम सेल्सियस की जगह कितना रख देंगे? 30/5 F-32/9। ठीक है, यहां पे इसको काट दिया, 6/1 बचेगा, पता है आपको, F-32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, 54 इज इक्वल टू F-32। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको? F की। तो ये संख्या इधर आ जाएगी, तो F बराबर कितना हो गया? 54, और माइनस की संख्या इधर आगे किसकी हो गई? प्लस की। तो फ़ारेनहाइट में अगर इसकी वैल्यू निकालें 5 3 8, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो नोट डाउन कर लेना इस फॉर्मूले को। अगर मान लो अब आप कहो कि सर ताप नापने के तो 4 पैमाने होते हैं, अगर हमने पढ़ा है, पहला होता है सेल्सियस, ठीक है, दूसरा होता है हमारा फ़ारेनहाइट, तीसरा होता है हमारा केल्विन, चौथा पैमाना होता है हमारा रोमर। कि अगर मान लो सर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में नहीं बदलने की बजाय अगर हमें केल्विन में बदलवा दिया गया, तो अगर मान लो हमें केल्विन को रोमन में बदलवा दिया गया, तो भाई ऐसा बदलवाते तो लिए, लेकिन आपके माइंड में हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाए, तो क्या करेंगे हम? तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि उस फॉर्मूले के द्वारा आप किसी भी पैमाने को किसी भी तरीके से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे, ये एक फॉर्मूला होता है, C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180 R-0/80 K-273/100। तो ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा आप इन चारों पैमाने में से किसी को किसी में भी बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हैं वो समझना है। अगर आपको दे दिया गया है, जैसे क्वेश्चन ये दे दिया गया कि आपको, भाई मैं कहता हूं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको इनमें से किसी में बदलना है, जैसे मैं कहता हूं कि केल्विन में बदलना है आपको, तो कैसे बदलेंगे भाई? किस में? फ़ारेनहाइट और केल्विन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला, तो F-32/180। ठीक है, और केल्विन में बदलना है तो केल्विन का फॉर्मूला ये रहा, तो इज इक्वल टू लगाएंगे बीच में K-273/100। जिन दो की बात करेगा केवल उन दो को पुटअप करना है, बाकी आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों को पुटअप कर लिया, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है तो F की जगह कितना रखना है? 40, तो 40 - 32/180 इज इक्वल टू K-273/100। उसके बाद आपको इसमें जो भी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? केल्विन में। कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले के द्वारा आप किसी भी मतलब तापमान के पैमाने को किसी भी दूसरे पैमाने में आप बदल सकते हो।
ठीक है, जो पहले फॉर्मूला लिखवाया था वो भी इसी से बना था, अलग से कहीं नहीं आया था, बना इसी से था, लेकिन वो फॉर्मूला शॉर्टकट है ताकि, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में सेल्सियस को फॉरेनहाइट में ही बदलवाया जाता है। आप देखो इससे एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा। क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों के मान समान होते हैं। किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों के मान क्या होते हैं, समान। तो टेम्परेचर पता होना चाहिए आपको, किस तापमान पे होंगे भाई, तो याद रखना है आपको -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर फॉरेनहाइट और सेल्सियस के मान समान होंगे। कहने का मतलब यह है -40 डिग्री अगर आप सेल्सियस में रखोगे तो आपका फॉरेनहाइट में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी कितना होगा, -40 होगा। प्रूव करके देख सकते हैं इस बात को। अगर हमारी सेल्सियस और फॉरेनहाइट की बात करें तो इसको उठाएंगे तो C - 0/100 F - 32/180, तो -0 कोई वैल्यू निकलती नहीं है, हटाओ इसको। ठीक है, हम काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 5 और ये कितना 9। -40 डिग्री सेल्सियस है तो C की जगह कितना रखेंगे, -40/5, F -32/9। ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया, -8 = F -32/9। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं आपके साइड में, दिख नहीं रहा होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -72। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो F -32, और जब आपको F की वैल्यू निकालनी है तो इधर आगे प्लस में आ जाएगा, तो -72 + 32, तो F की जगह कितना आ गया, -40। तो ये बात देखी आपने कि सेल्सियस की जगह हमने वैल्यू भी कितनी रखी, -40, और फॉरेनहाइट में जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो भी कितनी आई, -40। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों के मान समान होंगे। तो -40 डिग्री ऐसा एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों के मान क्या होंगे, समान होंगे। अब एक बात और देखो भाई कि तापमान की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी चीज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, अधिकतम तापमान कितना हो सकता है, वो आज तक कोई भी साइंटिस्ट खोज नहीं पाया। भाई सूर्य के तापमान की बात करते हैं तो सूर्य का तापमान जितना उसके पास जाते हो उतना उसका तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर की एक लिमिट है। किसी भी वस्तु का तापमान मिनिमम कम से कम कितना हो सकता है। हम सब जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस का एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, उस पर सभी वस्तुएं जम जाती है, लेकिन आप जानते हो कि माइनस में भी टेम्परेचर होता है। तो किसी वस्तु का तापमान मिनिमम कितना हो सकता है, तो यही देखना है। तो याद रखना है आपको, किसी भी वस्तु के मिनिमम तापमान की बात करते हैं तो किसी भी वस्तु का मिनिमम तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इससे नीचे किसी वस्तु का ताप होना संभव नहीं है। इट मीन्स, कहने का मतलब यह है किसी भी वस्तु का मिनिमम कम से कम तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और इसी ताप को अगर हम केल्विन में दर्शाएं तो इसको हम कह सकते हैं 0 केल्विन। एक ही बात है, ये सेल्सियस में और या केल्विन में। ठीक है, तो ये जो ताप होता है किसी भी वस्तु का मिनिमम ताप कितना हो सकता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। और इसी ताप को परम शून्य ताप कहा जाता है। याद रखना, परम शून्य ताप कितना होता है, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसी ताप को अपन क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। अब एक बात और है, अगर हमें टेम्परेचर नापना होता है, देखो अगर जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, ठीक है, उसको अपने शरीर का बॉडी टेम्परेचर नापना है, तो जाहिर सी बात है थर्मोमीटर लाएगा, चेक कर लेगा, 98, 97 या बुखार हो गया तो ज़्यादा आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन भाई अगर मान लो किसी चीज़ का टेम्परेचर नापते हैं, थर्मामीटर से नापते हैं, तो हम जानते हैं थर्मामीटर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, पारा। ठीक है, लेकिन पारे की एक खासियत होती है, मरकरी जिसके हम बात करें, पारा जो होता है -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। और किसी हम चले जाएं जहां का तापमान -39 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। अब उस जगह का हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो हम किसके द्वारा मेजर करेंगे, क्योंकि वहां पे जहाँ भाई -39 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान है तो पारा तो वहां पे जाके जम जाएगा, फिर वो कैसे मेजर करेगा। तो -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जम जाता है, याद रखना। तो अगर इससे भी कम ताप को नापना होता है
तो वहां पर किस तापमापी का यूज करते हैं? तो वहां पर अल्कोहल तापमापी का यूज करते हैं। याद रखना, क्योंकि ये जो इसके अंदर होता है अल्कोहल, ये जमता नहीं है, इसकी खासियत होती है। तो -39 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर आपको मेजर करना है, नापना है, तो वहां पर कौन सी तापमापी का इस्तेमाल होता है? अल्कोहल तापमापी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अल्कोहल तापमापी मतलब इससे भी कम टेम्परेचर को मेजर कर देती है। एक बात और कि अगर हम बात करते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा को किस यंत्र के द्वारा नापते हैं, बहुत कम बुक्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत कम में, बहुत रेयर केस में मिलता है कि उस ऊष्मा ऊर्जा को किस यंत्र के द्वारा नापते हैं। जैसे भूकंप आ गया तो सिस्मोग्राफ के द्वारा अपन नाप लेते हैं, ऊष्मा ऊर्जा को किसके यंत्र के द्वारा नापते हैं? तो याद रखना, बोलोमीटर के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा को नापा जाता है। किसके द्वारा नापा जाता है? बोलोमीटर। इसके द्वारा हम हीट एनर्जी मतलब ऊष्मा ऊर्जा को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ताप की, कि ताप के एक पैमाने को अगर दूसरे पैमाने में बदलना हो तो बदल देंगे, ऊष्मा ऊर्जा को एक से दूसरे रूप में कन्वर्ट करना हो कर देंगे। इस फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया था उससे 1-2 टेम्परेचर लिख के आप बदलने की कोशिश करना, क्योंकि आने वाले एग्जामों में न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे देखो इसमें चलेगा कि अगर किसी भी चीज को हीट दी जाए, ऊष्मा दी जाए, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं आपसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। ठीक है, कि अगर मान लो किसी भी द्रव पदार्थ है, कोई भी द्रव पदार्थ है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, मतलब उसको अगर गर्म किया जाए, तो उस यदि किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब आप सोचोगे द्रव का ताप बढ़ाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक छोटी सी बात कि मैं आपको वैसे जनरली बता देता हूं कि द्रव का ताप बढ़ाने पर नॉर्मली, अभी केवल द्रव की बात कर रहा हूं, लिक्विड फेज की, कि द्रव का किसी भी द्रव का ताप बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। पानी को छोड़कर, पानी का एक असंगत प्रसार होता है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। इसके अलावा किसी भी द्रव के, अगर किसी भी द्रव का ताप बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। कैसे होती है, आयतन क्या होता है, वो चीज़ समझनी है आपको। तो इस चीज़ के बारे में हम कल बात करेंगे। समय सीमा की थोड़ी पाबंदी है, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखना। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।